हे गाइस, आज हो गया 11 सितंबर और कल ओली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट दिया था उसका थोड़ा स्कोर और इंग्लिश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी डिस्टरबेंस है क्योंकि मैं घर पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे थोड़ी अच्छी जो सेटलमेंट नहीं है। देखते हैं फिर कैसे रहता है। अभी ये देख लो एक बार स्कोर 282 आए थे मेरे, ये बाकी स्कोर देख लो। इंग्लिश में 111 थे एंड परसेंटाइल जो थी वो 84 की बनी है। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं एक बार, इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड बाकी कुछ। मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा गलत हो गया, इसको मैंने 2 मान के निकाला था लेकिन 2/1 जो होता है वो 2 ही होता है। इसमें और इसमें दिक्कत थी, तो ये आंसर था। खैर छोड़ो अभी, ये मेरे छूट गए थे लास्ट के 4 और ऊपर के ये तो 6 क्वेश्चन छूट गए। रीजनिंग में देखो यहाँ पे क्या था ना कि 19 का स्क्वायर करके और उसमें से 20 घटाना था, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर करके 16 घटाना था, लेकिन मैंने 20 घटाया था इसलिए 205 आंसर आया। अब यार हमको क्या पता कि 20 ही घटाना है कि जो नेक्स्ट है वो घटाने हैं। एम्बिगस क्वेश्चन था थोड़ा सा, खैर इतनी ज़्यादा मान नहीं सकते इसको। अभी नेक्स्ट चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन का इन्होंने चक्कर दे रखा है, ठीक है। इन्होंने मान रखा है कौन सा, इन्होंने मान रखा है ये वाला, फर्स्ट वाला नहीं, इन्होंने कौन सा माना, सेकंड वाला आंसर माना, मैंने फर्स्ट वाला लगाया था। अभी ये तो मान रहे हैं डायरेक्शन को लेके, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को किया था लाइंस को लेके। जैसे इसमें दोनों लाइन है, इसमें भी दोनों लाइन है, इसमें भी दोनों लाइन है और इसमें भी दोनों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन क्रॉस कर रही है। तो यार हमको क्या पता कि डायरेक्शन के हिसाब से आंसर होगा कि लाइन्स के हिसाब से होगा, तो इसमें डिफरेंट तो यही दिख रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन का भी आंसर इन्होंने डायरेक्शन के हिसाब से दिया है, तो इसको भी एम्बिगस माना जा सकता है। नेक्स्ट चलो, अभी ये वाला तो ठीक है, चलो इसमें कोई नहीं, ये वाला भी ठीक है, बाद में मैंने इसको निकाल के देखा था। और इस वाले में देखो, इंसेंटिव अगर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करने के लिए, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो यूसेज है वो बढ़ेगी और ये वाली घटेगी, ठीक है, मतलब ऑयल वाली चीज़ें घटेंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पर इन्होंने इसको माना नहीं आर्गूमेंट को, ये भी चलो गलत हो गया, इसको बाद में देख लेंगे। और जीके के ये क्वेश्चन थे, अपने अपने देख लेना। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेहुदा सवाल था, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे की वजह ये है, अभी देख लेते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि मैंने आंसर लगाया था सी, और सी क्यों, सी इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों इसका आंसर डी दे दिया, डी जो कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मच लाइक चॉकलेट वेरी, ये क्या है, क्या है ये आई मच लाइक चॉकलेट वेरी, बहुत मतलब बेहुदा पेपर था आपकी बार। तो ये सिंपली गलत है यार। आई लाइक मच वेरी चॉकलेट, मच वेरी उल्टा होगा, वेरी मच होगा, वेरी मच चॉकलेट, ठीक है। मच आई लाइक वेरी चॉकलेट, मच आई लाइक चॉकलेट जरूर हो सकता है, ठीक है, पर वेरी चॉकलेट क्या, और वेरी मच आई लाइक चॉकलेट भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो ऐसे लिख सकते हो, हाँ, ही वेंट होम, और इसको ऐसे कर लो, ही वेंट होम, राजू सेड, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, राजू सेड ही वेंट होम। आप ये बोल सकते हो आई प्लेड फुटबॉल, या फिर आई प्ले फुटबॉल अलॉट, आप ऐसे भी बोल सकते हो फुटबॉल आई प्ले अलॉट, ठीक है, हो सकता है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चॉकलेट आई लाइक वेरी मच, ये ग्रामेटिकली करेक्ट बनता है, लेकिन इन्होंने आंसर डी दे रखा है। काफ़ी बड़ी गलती मैं मानूंगा ऑलीवुड की ये मतलब डी तो यार किसी भी एंगल से एग्जिस्ट नहीं करता है, पता नहीं क्यों इन्होंने दे दिया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है धड़ाधड़ बिकना, ठीक है, धड़ल्ले से बिकना, यानी तेज स्पीड में बिकना, चीज़ के आते ही वो खत्म हो जाना उसका। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ही सोल्ड लाइक हॉट केक्स व्हेन ही बिकेम ए फेमस एक्टर बनते ही धड़ाधड़ से, मतलब धड़ल्ले से, ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जो है बिकी, यह हो सकता है। दे सोल्ड लाइक हॉट केक्स व्हेन दे लॉन्च्ड देयर न्यू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को बेचा जाता है, एक्टर जो है वो एक्टर का सोल्ड लाइक हॉट केक्स का मतलब है उसको फिल्मों में काम मिला, ठीक है। ये ठीक बनता है साइंस के हिसाब से, लेकिन जो मोर एक्यूरेट है, जो ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है वो ये है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब इसका लिटरल मीनिंग लेके दे रखा है इन्होंने। और हाई प्राइस पे होगा तो फिर सोल्ड लाइक हॉट केक्स थोड़ी ना होगा, ज़्यादा प्राइस पे कौन लेगा। अभी इसको देखते हैं। वेगन एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस आर ट्रेंडिंग लाइक नेवर बिफोर,
लाइक बिकॉज मैनी कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड, देखो लाइक बिकॉज यहाँ पे आएगा लाइकली बिकॉज मैनी कस्टमर्स, तो लाइकली का मतलब है उनके होने की वजह से, ठीक है, ठीक है, इट इज मोर लाइकली टू हैपन, ठीक है, ये नहीं होता कि इट्स मोर लाइक टू हैपन, इट्स मोर लाइकली टू हैपन, उम्मीद ज़्यादा है, लाइकली यानी इसकी वजह से जो है वो इट्स मोर लाइकली यानी कि इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है, इसलिए लाइकली इस चांस बनते हैं कि क्योंकि मोर कस्टमर जो है वो ईटिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ आई एम टू गोइंग, आई एम टू गोइंग नहीं होता है, ठीक है, आई एम टू गो हो सकता है, ठीक है, आई एम टू डू हो सकता है, मुझे करना है, एक होता है कि मुझे करना पड़ता है, एक होता है मुझे करना है, जैसे मैं बोल दूं कि तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसका मतलब है यू आर टू सोल्व दिस क्वेश्चन, और एक होता है कि तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ आई गो टू मॉल टुमारो, इसको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे गो टू है, यहाँ पे आई मतलब फ्यूचर आएगा, अगर यहाँ पे वर है तो यहाँ पे वुड आएगा, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड ब्रिंग यू फूड, या ऐसा कुछ करके कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, यहाँ पे वुड आएगा अगर यहाँ पे पास्ट है, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे आई विल शेल आएगा, यहाँ पे विल शेल है तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, इसको ध्यान रखना बस। तो गो टू आएगा, सिंपल सा बेसिक है। इफ आई गो टू द मॉल, सिंपल सी बात है, मॉल है यार, मॉल में जाने के लिए टू लगाओगे, होम के आगे कुछ नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ों के आगे टू लगता है, इसको ध्यान रखना बस। उसके बाद पांचवा, इफ मोर वाइजर लेजिस्लेशन अलाउ फॉलोड, देखो मोर और वाइजर नहीं होता है, इसको समझो, क्या होता है ना कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ फॉलो नहीं होती हैं, ठीक है, लिख सकते हैं हम मोर वाइज लिख सकते हैं, लेकिन जब वाइज में खुद एग्जिस्ट करती है ये चीज़ें, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ठीक है, द वाइजेस्ट लिख लेते हैं, जब ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं खुद वाइज वर्ब में ही, तो हम मोर क्यों लगाएंगे आगे, मोर जो होगा यहाँ पे गलत होगा, इफ वाइजर लेजिस्लेशन, ठीक है, आगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो मैंने काफ़ी कम टाइम में इस क्वेश्चन को किया है, जैसे यहाँ पे देख लो एक बार, अभी देखो अभी कहाँ गया वो, ये रहा 8 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को किया था। सो अभी नेक्स्ट देखो, हर कॉन्सर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड, ठीक, आर वेरी एडमायर्ड, देखो क्या होता है ना, आर वेरी एडमायर्ड नहीं होता है, सिंपली आर वेरी मच एडमायर्ड होता है, ठीक है, वेरी मच एडमायर्ड, काफी उनको सराहना दी गई, वेरी लगता है किसी और ऐसी डिग्री के साथ में जो, जैसे मैं बोल दूं ही इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, तो गुड जो है वो यहाँ पे वर्ब नहीं है, लेकिन एडमायर्ड जो है वो वर्ब है, ठीक है, तो वेरी एडमायर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं वेरी फास्ट, तो फास्ट कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ही इज वेरी गोइंग, नहीं, ही इज वेरी मच गोइंग, या फिर ही इज क्या बोलते हैं, कोई भी वर्ब उठा लो यार, उसके साथ में करके देख लो इसको, तो वेरी के साथ में मच या फिर ऐसा कुछ लगता है, सो अगर वर्ब है तो वेरी के बाद में मच लगाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिज टोन वॉज फ्लैट, तो फ्लैट का मतलब क्या है, ऑल्सो ऑलमोस्ट अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड थी, फ्लैट थी यानी सपाट थी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई इमोशन नहीं था, कुछ नहीं था, एंटोनिम पूछा तो इमोशनल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल क्या है, लिटरल मीनिंग है फ्लैट का, तो ये हम नहीं करेंगे। टीडियस थकी हुई है, ऐसी कोई रुखी, ठीक है। इवन का मतलब भी फ्लैट ही होता है। सो इमोशनल बचता है, उसी को लगाओ यार, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलो, द टीम्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द चैंपियनशिप मैच वाज अ कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। अब देखो इसको मैंने कैसे किया, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ठीक हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉस्टैल्जिया कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। सीरीन का मतलब होता है ठीक ठाक, नहीं हाँ ठीक ठाक होता है सीरीन का मतलब, ठीक है। जैसे सेरेनिटी का मतलब होता है अपनी बुद्धि में रहना, मेरे ख्याल से। जीलेट का मतलब होता है जो आदमी क्या हो, उत्साहित हो, उत्साहित भी नहीं है, तो फियस को बचता है, मैंने इसको लगाया और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ, ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बेसिक था। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये तो सिंपल है यार, ब्रीज की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। ब्रीज का मतलब होता है हवा जो बहती है, ठीक है, जेंटल ब्रीज। उसके बाद नेक्स्ट,
अभी इसमें क्या है ना, पहले वाले में देखो कोरोजन इज अ नेचुरल एंड परवेसिव प्रोसेस दैट ग्रेजुअली डैश मेटल्स, ट्रांजिट तो करेगी नहीं मेटल्स को, ट्रांसमिट्स भी नहीं करेगी, ट्रांसफर भी नहीं करेगी। कोरोजन ट्रांसफर थोड़ी ना करता है, वो तो ट्रांसफॉर्म करता है। मेटल को क्या करता है, वीक बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्रॉम अ सॉलिड रिजिड फॉर्म टू अ लेस स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है, कम हो जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट चलो, अभी देखो सेकंड में, कोरोजन लीड्स टू द डैश एंड वीकनिंग ऑफ, वीकनिंग कमजोर कर रहा है ना, तो क्या डेटर्मिनेशन तो नहीं आएगा, डिवीजन भी नहीं आएगा, वो मेटल का डिवीजन नहीं कर रहा है। डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन क्या है, कोरोजन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन एंड वीकनिंग ऑफ, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्लीट विनाश, कंप्लीट विनाश थोड़ी ना हो रहा है, कुछ तो मेटल बचा हुआ है ना, वीक हो रहा है बस मेटल, तो डेट्रियोरेशन, उसकी हालत खराब हो रही है बस, वो पूरा का पूरा विनाश नहीं हुआ है, उसका पूरा नाश नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ हालत खराब हो रही है, इसलिए डेट्रियोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये मैंने गलत कर दिया, और इसमें क्या था, इसमें देखो सिंपल था वैसे तो, लेकिन यूनिफॉर्म कोरोजन ऑफन सीन एज अ ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ मेटल्स, क्या यूनिफॉर्म कोरोजन से मेटल का क्या उतरता है धीरे धीरे, क्या मतलब खराब हो जाता है, वो होता है सरफेस, मेटल का सरफेस पे कोरोजन होता है, और मेटल के सरफेस को कोरोजन जो है वो खराब करता है। सॉलिडिटी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेटल की रिजिडिटी जो होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको भी तो हैम्पर करता है ना, इसलिए मैंने सॉलिडिटी लगाया, लेकिन मोर एक्यूरेट जो वो सरफेस बनता है। शेप को नहीं करता है, ठीक है, रिएक्टिविटी को नहीं करता है, रिएक्टिव मेटल होंगे तो यार वो तो ऑलरेडी हो जाएंगे, कोरोजन की वजह से थोड़ी ना उसमें फर्क पड़ेगा, वो तो खुद ही उड़ जाएंगे। उसके बाद ये देखो इधर फोर्थ में, कोरोजन कैन डैश स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एकता को, यानी उसकी ताकत को क्या कर देता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर देता है, कंक्लूड नहीं करता है भाई कोरोजन, कोरोजन नहीं करता है कंक्लूड, कंक्लूड मतलब उसको कंक्लूड करना, यानी उसका सार बताना, ठीक है, कोलैबोरेट भी नहीं करता है, कंसोल भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब उसके साथ में मतलब उसको गिरा देता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को गिरा देता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब सेफ्टी में कमी रह गई, ठीक है। अभी देखो, रजनी सेड आई वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड ही मॉप्ड द फ्लोर। अभी आपको ये तो पता है कि सेंटेंस ये बनता कैसे है, आप बस ये देखो कि बाकियों में गलती क्या है। देखो अभी रजनी सेड दैट आई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आई है, आई जो सब्जेक्ट है वो रजनी के साथ में बदलेगा, रजनी लड़की है तो यहाँ पे शी आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। रजनी सेड शी वॉश द क्लॉथ्स एंड ही मॉप द फ्लोर, लेकिन सेड के बाद में दैट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे है दैट, मतलब यहाँ जब खुलेगा तो दैट आएगा, सो दैट लगाना है। अगर यहाँ पे टोल्ड होता तो हम टोल्ड का टोल्ड रखते, टोल्ड के बाद दैट लगा सकते हैं, या ना भी लगाएं, टोल्ड में जरूरी नहीं है, क्योंकि सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल जाता है। रजनी सेड आई वॉश्ड, यहाँ पे फिर आई है, ये फिर गलत है, ठीक है, इसमें और इसमें जो मोर एक्यूरेट है ना, तो वो ये बनता है, ठीक है, दैट की कमी की वजह से। सो जिन्होंने थर्ड लगाया है वो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का कि अगर ऐसी सिचुएशन आई हो तो दैट लगा दिया करो। अभी चलो नेक्स्ट पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा था, तो नेक्टर की स्पेलिंग शायद NECTER होती होगी, ठीक है, सी की स्पेलिंग ठीक थी, पर ये गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलो, एनरिच्ड का एंटोनिम पूछा है, तो एनरिच मतलब किसी को धनी बनाना, धनी यानी किसी को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ यानी किसी की डेंसिटी अच्छी बना देना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने अपनी फसल को न्यूट्रिएंट से एनरिच किया, एनरिच का मतलब क्या है, मैंने न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज बढ़ा दी, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैंने खुद को नॉलेज से एनरिच किया, मतलब मैंने अपने अंदर ज्ञान भर लिया, मतलब किसी भी तरह से आप, मैं बोल दूं मैंने अपने गुल्लक को एनरिच किया, मतलब मैंने गुल्लक में कॉइन्स डाल दिए, तो एनरिच का मतलब अगर ऐसा है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कुछ ना कुछ निकाला जाना या उसकी डेंसिटी को कम कर देना। सो इंटेंसिफाई का सेम मीनिंग होता है एनरिच का, एनरिच जैसा। एक्सपेडिट का, एक्सपेडिशन क्या होता है, एक्सपेडिशन शायद एक वो होता है खोज अभियान, ठीक है, और लिबरेटेड का मतलब आजाद करना, ये कुछ है नहीं। डाइल्यूटेड का मतलब होता है पतला करना, सो इसलिए डाइल्यूटेड जो वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये देखो, ये बताई गई है इधर कहानी, इनकीपर की डॉटर जो है वो वेंट टू स्टील द गूज, क्या हुआ उस टाइम, तो उसका हाथ जो है वो स्टक हो गया था गूज के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, शी रीच्ड ग्रैब द स्लीपिंग गूज विद गोल्डन फीदर बट द मोमेंट हर हैंड टच्ड द गूज इट स्टक। जिस पल उसका हाथ गूज को लगा,
वहीं पे ठहर गया, वहीं पे फंस गया, ठीक है, तो उसका हाथ जो वो फंस गया था। नेक्स्ट चलो, एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट ने डिड नॉट शेयर वाला जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एल्डेस्ट एंड मिडिल जो ब्रदर था वो, उन दोनों ने मना किया था। द ड्वार्फ टोल्ड सीक्रेट टू मिडिल को नहीं, यंगेस्ट को बताया था। तो दोनों के दोनों गलत है। उसके बाद नेक्स्ट 3 हैस्ट अ प्लान। अभी देखो इनमें क्या अंतर क्या है। स्टोल गूज एग, ये तो गलत है, ये तो हुआ ही नहीं था, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड, ये भी नहीं था। एग्जीक्यूटेड ए प्लान और डिवाइज्ड ए प्लान में अंतर क्या है। डिवाइज्ड ए प्लान का मतलब होता है प्लान बनाना, और एग्जीक्यूटेड ए प्लान का मतलब होता है प्लान को सफल करना, ठीक है। प्लान की स्क्रिप्ट तैयार करना और ये प्लान की प्रैक्टिकल करना, ठीक है, एग्जीक्यूटेड का मतलब। सो इसमें अंतर है, उन्होंने प्लान बनाया, हैस्ट अ प्लान का मतलब प्लान बनाना, और एग्जीक्यूटेड प्लान का मतलब प्लान के हिसाब से काम करके प्लान को सफल करना। उसके बाद नेक्स्ट, अभी द स्टोरी इज अबाउट मेनली अबाउट रिवॉर्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि यंगेस्ट ब्रदर ने उस गूज की हेल्प की, उसकी ड्वार्फ की हेल्प की, ड्वार्फ को खाना खिलाया, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला, ठीक है। इसकी इनकीपर की बेटी ने जो है वो लालच दिखाया, इसलिए वो वहीं पे स्टक हो गई। तो ये है रिवॉर्ड ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ये डिफरेंट बिहेवियर के बारे में स्टोरी नहीं है, शेयरिंग फूड के बारे में नहीं है, टेकिंग केयर ऑफ प्रेशियस बिलोंगिंग्स के बारे में भी नहीं है। जो सेंट्रल आइडिया है वो इसका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये B20 वाला था। पीएम ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, ठीक है। पीएम ने ये बोला है कि कस्टमर के बारे में सोचा जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रेज एंड एंडोर्स ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच, इसको भी उन्होंने इस पर कोई खास इतनी बात मतलब प्रेज तो नहीं किया। खैर उन्होंने ये बोला है कि सिस्टम को बदलो, सिस्टम को बदल के कंपनी को सिर्फ पैसे की नहीं सोचनी, कंपनी को कस्टमर की भी सोचनी है। उसके बाद ये है, डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड प्रीफरेंशियली, नहीं इन्होंने बोला है, प्रीफरेंशियली का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पीएम ने क्या किया, पीएम ने रिलायबल आंसर के तौर पे इंडिया को इंट्रोड्यूस किया है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक रिलायबल जो है वो आंसर हैं, इस ऑब्स्टेकल को दूर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट, सप्लाई चेन इंटरप्ट क्यों हुई थी, पेंडेमिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये रहा कोविड-19 पेंडेमिक। पीएम क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताना था। अभी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात इन्होंने की है कि कस्टमर के बारे में सोचो, और कंज्यूमर राइट्स डे के को मार्क करने के लिए सजेशन पुट किया गया, ये गलत है। कंज्यूमर राइट्स डे ऑलरेडी सेलिब्रेट किया जा रहा था, ये देखो मार्च 15 इज डेजिग्नेटेड एज इतना इतना कंज्यूमर राइट्स डे। पीएम साइड टॉक अबाउट कंज्यूमर राइट, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे के बारे में सोचना चाहिए। सो कंज्यूमर राइट्स डे तो ऑलरेडी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यानी कि बी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, अभी माइंडफुल का मतलब क्या होता है, माइंडफुल का मतलब होता है चीज को ध्यान में रख के सारी बातें बोलना। इग्नोरेंट यानी चीज को ध्यान में ना रखना, अनभिज्ञ होना। ओब्लीवियस भी ऐसा ही कुछ है। डिल्यूजनल का मतलब होता है जो भ्रम में रहे, भ्रमित इंसान। कॉन्शियस का मतलब होता है जिसको मतलब जो सचेत है, जिसकी चेतना जागृत है, मतलब जो चीजों को ध्यान में रखता है, कुल मिला के। नेक्स्ट चलो, अभी इसमें करना था, देखो क्वेरीज में बी रेज्ड एज टू व्हाई द रेगुलेटर, अभी क्या फिट बैठ रहा है, देखो व्हाई द रेगुलेटर इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड एज टू व्हाट स्टेप्स द रेगुलेटर, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। इन अ टाइम बाउंड मैनर तो बनता है, लेकिन एंड एज टू व्हाट स्टेप्स द रेगुलेटर ये कुछ नहीं है। रेगुलेटर was unable to make lender supply comply with its directions in a time bound manner and as to what steps the regulator is taking so that such incidents do not recur। ये तो सबने कर ही दिया होगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, सबने कर दिया होगा सेंटेंस बना के। उसके बाद देखो, स्टॉप वेटिंग फॉर एक्सेप्शनल यानी क्या बोले, एक्सेप्शनल यानी मतलब अलग चीजें, जो नॉर्मल चीजों से हटके जो चीजें हैं, ठीक है। टू जस्ट हैपन एंड परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी वही चीजें होती हैं जो कुछ ना कुछ अलग होती हैं। अच्छे किस में अलग है, बुरे किस में नहीं। टास्क योरसेल्फ, अभी ऑप्शन से ही देख लो यार। स्टॉप का मतलब परफॉर्म नहीं होता है, गलत है ये। थिंग्स का मतलब जस्ट नहीं होता है, ठीक है। हैपन का मतलब योरसेल्फ नहीं होता है। सो एक्सेप्शनल का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। नेक्स्ट चलो,
कॉल इट अ डे का मतलब होता है दिन खत्म कर देना, अपना कोई भी काम है उसको बंद करके अपना दिन खत्म कर देना, ठीक है। कॉल इट अ डे, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी टायर्ड, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट अ डे, चलो भाई आज का दिन हो गया, खत्म हो गया। स्टॉप द वर्क फॉर द डे, तो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। चलो, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, इसका मतलब होता है मंडेन, मंडेन यानी उदास, उदासीन यानी किसी भी चीज के बारे में उत्साहित ना होना, ठीक है। होस्टाइल यानी लड़ाकू किस्म का, यानी शत्रुता के व्यवहार वाला। डेस्पोट का मेरे को मीनिंग नहीं पता। माइजरली का मतलब कंजूस किस्म का। यही बचता है जो होता है, तो मैंने इसको लगा दिया। नेक्स्ट, वी नीड समवन हु इज रियली ऑन द बॉल टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस। मैंने लिखा द बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका मतलब होता है अति उत्तम किस्म का। एलिफेंट इन द रूम का मेरे को नहीं पता। अंडर द वेदर मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ऑन द बॉल या इस दोनों में से था, तो मैंने द बेस्ट थिंग लगाया। ऑन द बॉल है इसका मीनिंग, ठीक है, देख लेना क्या मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट, द गूंज विल बी, अभी देखो यार तुमने पढ़ा होगा, मैंने शायद करवाया भी है इसको। द गूंज विल बी, अगर विल बी है ना तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है विल या शेल, ठीक है, प्लस में बी और प्लस में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में ING लगता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, द गूंज विल बी, अगर डिस्ट्रॉयड आता है ना, विल बी डिस्ट्रॉयड, द सिटी नहीं आएगा, बाई के बाद में कुछ ना कुछ नाउन आएगा, फॉर एग्जाम्पल बाई पुलिस या ऐसा कुछ, अगर ये सेंटेंस बनाना है तो। गूंज विल बी डिस्ट्रॉयड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय यानी खत्म किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन गूंज सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लूट के और नेटिव्स को, रहने वालों को मार के, ठीक है। तो विल बी डिस्ट्रॉइंग आएगा, ING आएगा, ये वाला आएगा, ये नहीं आ सकता है, एस तो नहीं लगेगा, ये प्लूरल है। डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, विल बी के बाद या तो ING आना चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म आएगा, अगर सिंपल है तो ING आएगा। सो ये मिस्टेक थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पैसेज में यार, पैसेज तो सिंपल थे अब की बार में। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। सो आई डैश ईट, इसमें दो आ सकते हैं। इसमें आई शेल ईट हो सकता है कि मैं खाऊंगा, ठीक है। इफ इट गेट्स टू लेट, अगर ज्यादा हो जाता है तो, अगर ज्यादा लेट हो जाता है तो मैं खाऊंगा, ठीक है। शेल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे संभावना की बात की गई है। आई मे ईट, मैं खा सकता हूँ, अगर मैं ज्यादा लेट हो गया ना तो हो सकता है कि मैं रेस्टोरेंट पे खाना खाऊं आज रात, ठीक है। सो संभावना की ज्यादा बात है, इसलिए मैं लगाऊं। और मैंने इसको 8 सेकंड में किया था, बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, हमको दिख रहा है अगर ज्यादा लेट हो जाता हूं तो रेस्टोरेंट में खा लूंगा। संभावना की बात बोल रहा है ये कोई डिफिनिट होके नहीं बोल रहा है कि मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, अभी इसको देखो यार, इसमें पूरे के पूरे में क्या बात की गई है कि इंडिया का चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 ने ये कर दिया, G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास में, चंद्रयान 3 की ऐसी लैंडिंग हुई है, इतना किलो का था, इतने करोड़ रुपए लगे, वगैरह वगैरह। तो अप्रिसिएटिव टोन है। ऑप्टिमिस्टिक टोन तो तब होती है जब इंडिया का कुछ गड़बड़ हो गया हो और फिर जो राइटर वो ये बोल रहा हो कि नहीं हम अगली बार अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो उसके बाद बोला हो कि नहीं हम अच्छा करेंगे, तब ऑप्टिमिस्टिक टोन आती है। पहले किसी बुरी चीज के बारे में बात की गई हो, उसके बाद में कोई अच्छी चीज ऐसे बताई गई हो कि हाँ चलो हमारा ये तो ठीक हो गया कम से कम, ऐसा कुछ। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है वो नहीं है इसकी टोन। कंपेटिटिव टोन नहीं है। कंपेटिटिव तब होगी जब हम किसी और की बात करेंगे कि फलाने ने भी हमारे साथ ही छोड़ा था, हमारे वाला आगे निकल गया, ठीक है, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, हमने उसके साथ में कम्पीट किया था, तो वो कम्पिटिटिव टोन है। एडवेंचरस टोन इसमें नहीं है। स्पेस में जाना मतलब वैसे तो एडवेंचर होता है, लेकिन ऐसा कोई एडवेंचरस टोन नहीं है इसकी। इसमें ये नहीं बताया कि एस्टेरॉइड के पास से ऐसे निकला, ऐसे स्पीड बढ़ा, ये किया वो किया, तो एडवेंचरस नहीं है, ठीक है। अप्रिशिएटिव है। हम अपनी कंट्री को, साइंटिस्ट को, इसरो को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो पहले ऐसे बंदे बने हैं जिन्होंने मून की साउथ साइड में जो रॉकेट को उतारा है, या ऐसी कुछ चीजें, ठीक है, रोवर को। अभी नेक्स्ट चलो। एजर्शन है कि लूनार में चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल था, बिल्कुल था।
और क्रैश्ड इनटू द लूनार सरफेस, बिल्कुल वो लूनार सरफेस पे क्रैश किया, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल था। यानी कि आर जो है वो एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है, आर जो है वो एक्सप्लेनेशन है। आर क्या है, नहीं ए क्या है, ए है कि अनसक्सेसफुल हुआ और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आर है कि कैसे हुआ, लूनार में, लूनार सरफेस पे टकराने से, ठीक है। सो इन चीज़ों का मीनिंग देख लो यार कि कौन किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या मतलब होता है, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट चलो, डू नॉट प्रोसीड इंडिया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस चाइना एंड अर्स्टवाइल, उस समय का सोवियत यूनियन। सो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन भी है, यूएसए भी है, चाइना भी है, फ्रांस नहीं है जिसने इंडिया को पीछे छोड़ा हो या जो इंडिया से पहले मून लैंडिंग, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की हो। उसके बाद नेक्स्ट, स्टुपेंडस का मतलब क्या है, सेंटेंस ही देख लो, नोटिंग दैट द स्टुपेंडस फीट, स्टुपेंडस यानी बहुत बढ़िया, ठीक है, टेरिफिक, फिनोमिनल, एस्टॉन्डिंग, ठीक है, एस्टॉन्डिंग यानी काफी अच्छी, आश्चर्यजनक टाइप में, फिनोमिनल यानी बेहतरीन, ठीक है, ऐसी जो कभी कभी होती है, ठीक है, टेरिफिक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो यही बचता है, इसको लगा दो, मेरे को इसका मीनिंग भी नहीं पता फिर भी मैंने लगा दिया 11 सेकंड में। अभी चलो नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, सो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, कंप्लायंट का मतलब जो क्या करे, जो बात माने, कंप्लायंस करे चीजों के साथ में, ठीक है, अनुसरण करे। अमेनेबल जिसको बदला जा सकता है, ठीक है, ये भी एक तरह से है अनुसरण करने वाला, जो बात को मान के अपने हिसाब से मॉडिफाई करे चीजों को। ट्रैक्टेबल का भी मतलब है जिसको ट्रैक किया जाए, यानी जिसको फॉलो किया जाए, ठीक है, यानी ये भी ऐसा है कि जो बात के हिसाब से बदल सकता है। ऑब्ड्यूरेट नहीं है, ऑब्ड्यूरेट यानी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, ठीक है। सो गैसिंग थी, ऑप्शंस काट के गैसिंग थी, ठीक है। सो ऑब्स्टिनेट मैंने लगाया था 24 सेकंड और 21 सेकंड जो है वो टॉपर का था। अभी नेक्स्ट चलो, सिनिकल, ये मेरा ऐसा ही हो गया क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो सिनिकल है ना, सिनिकल का मतलब ऐसा बंदा होता है जो हमेशा बुरा ही सोचता है। सरकास्टिक नहीं होगा इसका, बिविल्डर्ड भी नहीं होगा, सस्पिशियस भी नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, ठीक है। तो सिनिकल नहीं होगा इसका, मतलब सिनिकल का उल्टा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, बाकी नहीं होंगे। सो ये गैस था, लेकिन अच्छा गैस था, ऐसा था कि 70% तक मुझे उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये मेरा गलत हो गया। अभी ये तो मतलब याद करने की चीज़ें हैं, एफेमिनेट क्या होता है, जो फीमेल जैसा दिखता है, एपिक्योर क्या होता है, ठीक है, डिलेंटेंट क्या होता है और डेबोनेर क्या होता है। सो इनको देखेंगे इनका मीनिंग बाद में, फिलहाल के लिए इसको गलत में डालते हैं। ये तो बस वोकैबुलरी वाले तो क्या होता है ना, सीधा सीधा आपको याद करना है, ठीक है। ग्रामर में तो मान सकते हैं कि कुछ रूल्स की बात करेंगे, यहाँ पे कोई रूल्स की बात नहीं होती। नेक्स्ट चलो, अभी ये देखो, वी आर सर्व्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड, वी आर सर्व्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड, आर सर्व्ड है, आर के बाद थर्ड फॉर्म है। तो मैंने ये बताया था कि जब आर के बाद थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लक्षण होते हैं, यानी कि द लॉ ऑफ लैंड है ना जो, वो सर्व्स होगा, सर्व्स अस, वी का बनेगा अस, द लॉ ऑफ द लैंड सर्व्स अस, यहाँ पे आता है, ठीक है। ये गलत है, सर्व्ड, ये गलत है, इज सर्विंग। अगर यहाँ पे आर बीइंग होता, आर बीइंग सर्व्ड, तब ये ठीक होता। आगे का मेरे को कोई ये नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, तब ये ठीक होता अगर यहाँ पे आर बीइंग होता तो, लेकिन ये सीधा आर है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, तो ये गलत है, ये गलत है। और यह सर्व्स आता है, ये ठीक है, अब तक ठीक है। नो वन इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू डिस्प्लेस अस, बाय द लॉ, सो लॉ क्या करता है, बाय द लॉ, यानी कि द लॉ एम्पावर्स, इज एम्पावर्ड है, इसके बाद थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एम्पावर्स नो वन किसके लिए, टू डिस्प्लेस अस, द लॉ एम्पावर्ड गलत है, एम्पावर्स आएगा, एम्पावर्स है, ये ठीक हो गया। ये गलत हो गया, ये गलत, इसको लगा दो, बिना देखे लगा दो, आंखें बंद करके, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ग्रामर में है ना इजी रहता है, इतना मुश्किल नहीं होता कुछ। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो, इसको बनाना सिंपल था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक था। देखो पहले हम बात करते हैं कि एलिफेंट है, ठीक है, वो लोकल टेम्पल में पास मतलब मर गया। उसके बाद बात करेंगे उसके जीवन की, फीमेल एलिफेंट थी मतलब 32 की एज हो गई थी। उसके बाद लिविंग सोसाइटी में रह रही थी पिछले 2 दशकों से, 20 साल से।
फिर बात करेंगे कि उसको दबाया जो है वो बरी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको यार, दबाया जाएगा, मतलब मिट्टी दी जाएगी, ऐसा कुछ। एक मिनट मैं इसको कर लेता हूँ ठीक, ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, अभी देखो, अभी क्या है ना, बहुत लोगों ने क्या गलती की, बहुत लोगों ने DCBA लगा दिया, पहले ये, उसके बाद C के दबाया जाएगा, उसके बाद आ गया B, फीमेल एलिफेंट थी और यहाँ पे रह रही थी। तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। पहले हम किसी इंसान की बात करते हैं, उसके जीवन की बात करते हैं। जैसे कि काका जी बहुत वृद्ध हो गए थे, आज सुबह चल बसे और पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने रामायण को जो है वो 20-21 बार पढ़ रखा था, ये था वो था। उसके बाद बात करेंगे कि उनको आज उनकी 2 दिन बाद 13वीं है, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। तो जो लास्ट की चीज है ना, जैसे ये बरियल है, जो अंतिम संस्कार है, ये लास्ट की चीज, इसको लास्ट में लिखते हैं, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन वी आर कंफ्रंटेड बाय अ बैड इवेंट वी हैव अ चॉइस, हमारे पास एक चॉइस होती है। ठीक है, वी कैन लेमेंट आवर लॉस और वी कैन, देखो एक चॉइस यहाँ पे, एक चॉइस यहाँ पे, इसका मतलब आर जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेंटर ग्राहम बेल सेड, अब यहाँ पे कोट शुरू हो गया और यहाँ पे भी कोट है, यहाँ पे भी कोट है, इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो बोली गई है। ठीक है, बाकी किसी में, PQ में से किसी में ऐसा नहीं है जिसमें बोली गई चीजें आती हों। ठीक है, ऐसा इसको देख के मैं सोचना, ये तो बस ऐसा कर हाईलाइट कर रखा है इस वर्ड को, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्राहम बेल ने बोला था, इसका मतलब S आना जरूरी है, तो S इसमें है, R है, लेकिन पहले आएगा क्या, पहले आएगा R, फिर आएगी ग्राहम बेल की बात, और फिर ग्राहम बेल की बात जो है वो फॉलो हो रही है इस सेंटेंस पे, तो RS जो है वो सही सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट चलो, ये मेरा गलत हो गया, ये पता नहीं उन्होंने गलत क्यों किया, लेकिन ठीक है। मैंने ये सोचा कि पहले B रोबोट को जरूरत थी और दूसरे लोगों को जो है वो वर्ड ऐसा नहीं दिखता जैसे रोबोट को दिखता था। ठीक है, और उसके बाद में आ गया D, यानी कि रोबोट के भाई ने मदद की और मरने के बाद जो है वो मिलियंस में कॉपीज जो बिकी आर्ट की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने DC को एक साथ रखा, BA को एक साथ रखा। पहले इन्होंने DC का इवेंट उठा लिया कि ब्रदर की एडवाइस पे, उसके बाद इन्होंने B वाला इवेंट उठाया कि ब्रदर को, रोबोट को जो है वो हेल्प चाहिए थी। अभी देखो यार, ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही है कि पहले तो रोबोट ने ब्रदर की एडवाइस को लिया और फिर यहाँ पे बात आ रही है कि रोबोट को मदद चाहिए थी। तो ऐसा होना चाहिए कि रोबोट को मदद चाहिए थी और फिर आएगा D कि उसके भाई ने मदद की और उसने उसके भाई की एडवाइस को लिया और अपनी जिंदगी को हैप्पीली जिया। ठीक है, सो ये सीक्वेंस मुझे थोड़ा ठीक लगा था, लेकिन इन्होंने DCBA कर दिया, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं यार एक आध बार। ओली बोर्ड वैसे है तो थोड़ा गंदा इस मामले में, लेकिन चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें करेक्ट आंसर इसका देखो, इसका C, आई वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू फाइंड वर्क एज द इकोनॉमी एरिया वॉज इन प्रेटी रफ शेप। बुरी थी इकोनॉमी। बुरी के बाद क्या हुआ, उसने केबल लाइनमैन की जॉब पे था वो, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। उसके बाद उसने न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट का आंसर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने इस तरह के काम कर रखे थे। किस तरह के काम, दिस टाइप ऑफ वर्क। इस वर्ड को देखो, ये वर्ड इशारा कर रहा है, ये वर्ड इशारा कर रहा है, ये वर्ड इशारा कर रहा है किस काम की तरफ, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कट एंड स्प्लिट वुड। ठीक है ना, इस तरह के लेबर कर चुका है। एड्रेस पे गया, फ्रंट लॉन वाज अ ह्यूज एम ट्री, हाईवे डिपार्टमेंट कट इट डाउन। पेड़ काटना है, पेड़ काटने वाली बात यहाँ है, इसका मतलब D के बाद B आएगा, D के बाद B यहाँ भी है, लेकिन आई हैड बीन वर्किंग एज केबल, कर रहा था काम। उसके बाद B, उसके बाद यहाँ गया, उसके बाद A, नॉक द ट्री, और उसके बाद C, हैविंग ट्राइंग टू फाइंड मतलब फाइंड वर्क, इकोनॉमी प्रेटी रफ थी, ये नहीं आएगा। सबसे पहला सेंटेंस ही यही बनेगा कि इकोनॉमी रफ थी इसीलिए कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद उसको कोई दूसरा जॉब ढूंढना पड़ा। ठीक है ना, तो C पहले आएगा, और तो C जब पहले है तो इसी को लगा दो, फिर ज्यादा तो देखना भी नहीं है, देखना हो तो फिर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे ही दी। सीक्वेंस देखो इवेंट्स का, इकोनॉमी हाई है इसलिए उसको काम जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। जब उसका लाइनमैन का काम खत्म हुआ, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, तो उसने
न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का उत्तर दिया। फिर वो वहां पे गया, उसने देखा पेड़ गिरा हुआ है, फिर उसने दरवाजे पे खटखट की, जर्मन लेडी निकली और $150 पे काम करने को राजी हो गए दोनों। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखो, ये सिंपल है यार। वर्कर्स वर होल्डिंग द पाइप, इन पैसिव वॉइस में बनाना है यहां तक का। ठीक है, द वर्कर्स वर होल्डिंग द पाइप। अब वर होल्डिंग है, वर होल्डिंग का मैंने क्या बताया था कैसे होगा। अगर यहाँ पे वर होल्डिंग है ना, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि वाज या वर और प्लस में बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस में बाई लगेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देखो ये कहाँ पे है, वाज वर बीइंग। अभी वाज वर डिपेंड करेगा पाइप पे, तो पाइप क्या है, सिंगुलर है। पाइप्स जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर है तो वाज आएगा। वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर बीइंग गलत है, इज बीइंग गलत है, आर बीइंग गलत है, एक ही बचा वाज बीइंग, लगा दो बस। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी ये देखो, नैन्सी रिक्वेस्टेड द रिसेप्शनिस्ट टू लेट हर पुट अप द डू नॉट डिस्टर्ब साइन। अभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए थे, इसमें गलतियां करती थी लड़कों ने, मतलब लड़कियां भी हो सकती हैं खैर। नैन्सी सेड टू द रिसेप्शनिस्ट प्लीज पुट अप। प्लीज पुट अप का मतलब पता है क्या है, नैन्सी रिक्वेस्टेड द रिसेप्शनिस्ट टू इसको काट दो, टू पुट अप द डू नॉट साइन। नैन्सी ने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो लगाए, ठीक है, प्लीज पुट अप। तो ये ऐसा नहीं कि मुझे लगाने दे, तो ये गलत है। लेट मी टू पुट अप, ये ग्रामेटिकली गलत है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये गलत है, ये तो सेंस ही नहीं बनाता इसकी। डू नॉट डिस्टर्ब मी नहीं होगा, डू नॉट डिस्टर्ब का एक साइन है जो लगाना है, पुट अप द साइन, ये गलत है, यही बचता है, इसको लगा दो। लेट मी पुट अप द डू नॉट डिस्टर्ब साइन, मुझे लगाने दो। ठीक है, तो ये आएगा। आपको पता तो लग ही गया अभी क्या दिक्कत है इसमें। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बात ओके, आखिरी आ गया, नहीं आखिरी नहीं, खत्म हो गया इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन थी ये वाली। अभी सोर्सेज की बात सुन लो, कहां से क्या करना है लिख देता हूं। अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है ना अभी, तो भाई आप पढ़ सकते हो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, मेरी इनबिल्ट है भाई 9th क्लास से, तो और मैंने वैसे भी इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है। मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो इंग्लिश में पढ़ता हूं। मैंने स्टैटिस्टिक्स मैथ्स जो पढ़ा है वो सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ा है। मेरी 12वीं भी इंग्लिश मीडियम थी, 10वीं भी थी, 9वीं भी थी, तो मैंने काफ़ी कंटेंट इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ों की सिंपल सी नॉलेज है। और वैसे भी मैं साइंस के ऊपर चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला वगैरह नहीं इंग्लिश में इस्तेमाल करता कि इसके बाद यही आना चाहिए वही आना चाहिए ये सब। देखो अभी नीतू सिंह मैडम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, जिसको वॉल्यूम 1 बोलते हैं, उसके में से आप ग्रामर पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है ब्लैक बुक, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी इससे अगस्त से, जो अगस्त 2023 है, इससे ब्लैक बुक से आप वोकैब पढ़ सकते हो। ठीक है, इस वॉल्यूम 1 प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का नाम। सो वोकैब पढ़ सकते हो। वोकैब में आप क्या करो, आप रूट वर्ड्स पे ध्यान दो, रूट वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया मान लो पायरो, तो पायरो का मतलब ये पता होना चाहिए कि भी या तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, या फिर फायर, इसके यही मतलब होते हैं पायरो के। पायरोमीटर बोल दूं तो बहुत हाई टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल सन का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर इस्तेमाल होता है। पायरोग्राफी या पायरोफोबिया, आग का डर। ठीक है, पायरोग्राफी आग के ऊपर विश्लेषण या आग के ऊपर स्टडी। ठीक है, ऐसा कुछ। मैं पायरोग्राफी पता नहीं कोई वर्ड है भी कि नहीं, मैं वैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। सो रूट वर्ड्स पे काम करो, रूट वर्ड्स पे करोगे तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो याद हो जाएंगे। ग्रामर के बाद ब्लैक बुक हो गया। और अब अगर आपको देखना है पैसेज वगैरह, ठीक है, सो ये सीरीज है, इसको देखते रहो। अक्टूबर के टाइम पे बहुत सारी वीडियोस डाल दूंगा इंप्रूविंग इंग्लिश वाली इस सीरीज में, जैसा कि मैंने टीयर 2 के लिए किया था। टीयर 2 के लिए मैंने शायद 4-5 वीडियो डाली थी, जिसमें मैं इंग्लिश के सेक्शन के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करता था, सेक्शनल मॉक टेस्ट। और पहले मैं बोलता था कि मैं 40 से अबोव जो है वो स्कोर करूंगा, और मैं करता भी था, हर बार मैंने किया है। ठीक है,
तो इंग्लिश में तो ये था, अब की बार भी देखेंगे ऐसा ही कुछ करेंगे हम लोग अक्टूबर में। अक्टूबर में क्यों, अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूँ अपने गाँव और यहाँ पे लाइब्रेरी में जो है वो शांति से बैठना पड़ता है, ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकते। अभी भी मैंने जैसे तैसे अरेंज किया है सिस्टम को, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो, पैसेज आप जो है पैसेज की आप देख लो कि मैं कैसे सोल्व करता हूँ। कल वाला टेस्ट जो था उसमें आवाज़ नहीं थी, लेकिन अगला जो टेस्ट होगा उसमें मैं बोल के करूँगा उस टेस्ट को। सो इसको फॉलो करते रहो, ठीक है। देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। आज के लिए ये थी वीडियो, ठीक है। और भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरा प्लान मत पूछा करो कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, कैसे करता हूँ। मैं इस मामले में थोड़ा आलसी किस्म का इंसान हूँ। मेरा मन करता है तो मैं कभी कभी 4-5 घंटे पढ़ जाता हूँ, कभी कभी मैं शायद 1 या 2 घंटे में ही सो जाता हूँ, ठीक है। मुझसे नहीं पढ़ा जाता और यही राज है कि मेरी मेमोरी स्ट्रांग रहती है। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरी मेमोरी जो है वो स्टे करती है, बिल्ट मतलब जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करती है मेमोरी, और मुझे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ये मान के चलो, ठीक है। सो कभी कभी 4-5 हो जाते हैं, कभी कभी 1-2 हो जाते हैं। कभी कभी जैसे पेपर के आसपास का टाइम जाएगा ना, तो हो सकता है कि मैं 8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दूं, ठीक है। मैं आज तक 8-9 घंटे पे गया नहीं हूं, लेकिन क्या पता कर दूं। सो आप अपने हिसाब से काम करो, दूसरे को मत देखो। ऐसे ऐसे बंदे हैं 5-5 साल से लगे हुए हैं, नहीं निकला। ऐसे भी हैं 7-8 महीने में आके निकाल के चले गए। तो हर एक इंसान दूसरे से अलग होता है, ठीक है ना। तो अपने आप पे आप ध्यान दो, अपने आप को बेटर करो, दूसरा का स्कोर मत देखो। आप मॉक टेस्ट स्कोर के लिए मत देखा करो कि स्कोर कितना है वो देख लो मैं, नहीं। आप मॉक टेस्ट देखा करो कि दूसरा बंदा सोचता किस तरह है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसकी अप्रोच क्या है। क्या पता उसकी अप्रोच आपसे थोड़ी फास्ट हो, तो आप उस अप्रोच को सीख के और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। सब करते हैं ये काम, मैंने भी किया है। मैंने भी इसी तरह से अपनी जो चीजें हैं वो इम्प्रूव की थी, क्योंकि मैं भी एक आध बंदे को पहले जैसे कोई किसी ने डाल दिया मॉक टेस्ट, मैं सिर्फ ये देखता था कि ये सोल्व कैसे करता है, कितनी स्पीड में सोल्व कर रहा है, कैसे सोल्व कर रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड अच्छी है या इसका कंसेप्ट मुझसे ज्यादा तेज है, क्या दिक्कत है, इस तरह से, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकती है नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, और हो सकता है कि टेस्ट का कोई टेस्ट अभी नहीं दिया जाए। और देखेंगे, अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और दिक्कत है, तो आप बताओ आके कमेंट सेक्शन में, देखेंगे उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो वहां पे आके बताओ, आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरे ग्रुप्स की तरह नहीं है कि आप मैसेज करते रहो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। हम उधर एक ग्रुप की तरह है, चैनल की तरह नहीं है, एक टीम की तरह काम करते हैं। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद।